हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको, आज हम अकाउंटेंसी कक्षा 12वीं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो टेंशन नको, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाके ले लेना। बट उससे पहले कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बालको, दोनों हाथ जोड़कर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हमारी बिजनेस स्टडीज की हेल्प बुक एक ऐसी किताब, एक ऐसी हेल्प बुक जो आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, जिसको बनाने में आपने मेरी मदद करी है। ये 2 दिन पहले 15 अगस्त को हम लोगों ने लॉन्च करी है, तो क्या 4 दिन हो गए, तो 15 अगस्त को हमने लॉन्च करी थी। और लॉन्च करते ही आपका जो रिस्पॉन्स आया है वो अकल्पनीय है। मतलब हमारी इकोनॉमिक्स की बुक में जो आपका रिस्पॉन्स था उससे 2 गुना ज्यादा। और आपने रिस्पॉन्स देख के एक श्योरिटी कर दी है कि इकोनॉमिक्स की बुक जिन भी बच्चों ने ली थी वो उससे इतना सेटिस्फाइड हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि ये शानदार होने वाली है। और यकीन मानिए, आपके पास जब ये किताब आएगी तो आपको बहुत मजे आएंगे। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी शुरू करते हैं डिसोल्यूशन का पूरा चैप्टर। लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमारी शुरुआत होती है एक शब्द से, जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक शब्द और आता है जिसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये सारी की सारी चीजें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कैटेगरी के अंदर आती हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब, जिस एग्रीमेंट पर अब तक हम चल रहे थे, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अब तक हम बांट रहे थे, आने वाले समय में हम वैसा नहीं करेंगे, हम उसमें बदलाव करेंगे, हम उसमें चेंजेस करेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर सब चीजें चेंज तो हो जाती हैं, पर धंधा फिर भी चलता रहता है। कोई नया आता है, सब चीजें बदल जाती हैं, धंधा फिर भी चलता है। कोई पुराना चला जाता है, सब चीजें फिर बदल जाती हैं, पर धंधा फिर भी चलता है। बट आज जो पढ़ने वाले हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी एक ऐसी कंडीशन जहां पर आपका धंधा बंद हो गया है, पूरी तरीके से ताला लग गया, कंपनी तहस नहस हो गई, सारे बोर्ड फाड़ के फेंक दो, ऑफिस को शट डाउन कर दो, सारा कच्चा माल पक्का माल बेच बाच के घर चले जाओ। ये होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होगा तो हमारे पास जितनी भी सामग्री है हम उन सबको बेचेंगे, और जो पार्टनर है उनको पैसा मिल जाएगा। इसको इस तरीके से समझो कि मान लो आपकी एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में अलग अलग घर हैं, और हर घर में से बहुत सारा कबाड़ आपको बेचने की जिम्मेदारी मिली। जैसे जेठालाल चंपकलाल गढ़ा, तारक मेहता में आपने देखा होगा, एक बार टप्पू सेना ने कबाड़ बेचा था। तो वही कंडीशन हम यहां पर मानते हैं। तो मान लीजिए उस सोसाइटी में हर घर से बहुत सारा कबाड़ बेचना है, तो आप क्या करेंगे, उस कबाड़ को इकट्ठा करेंगे एक स्टोर रूम। क्या करेंगे, एक स्टोर रूम में इकट्ठा करें। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, घर से कबाड़ लेकर आओ, उन सबको स्टोर रूम में इकट्ठा करो। अब अगर वो कबाड़ कंप्लीटली बिक रहा है तो बेच दो, नहीं बिक रहा तो पर सामान, ये 100 रुपए का, ये 200 रुपए का, ये 500 रुपए का, एक एक करके बेचो। कंपनी भी कुछ इसी प्रकार से काम करती है। जब कंपनी को डिसोल्यूशन करना होता है, मतलब सब कुछ बंद करना होता है, तो वो एक स्टोर रूम बनाती है, जिसको हम बोलते हैं कंपनी का रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, ये एक तरीके का स्टोर रूम है, जिसके अंदर हम सारा कबाड़ इकट्ठा करेंगे, फिर एक एक करके बेचना शुरू करेंगे। तो इस पे आते हैं, उससे पहले थोड़ा थ्योरी है इस चैप्टर में, वो समझ लो। तो जब डिसोल्यूशन किया जाता है तो क्या करना है, कंपनी बंद करनी है। तो कंपनी के पास जितने भी एसेट है उन सबको रियलाइज किया जाता है, यानी कंपनी अपने सारे एसेट्स को बेच देगी, ताकि जिनको पैसा चुकाना है उनको पैसा चुकाए, और जो पार्टनर है वो चुपचाप अपना बचा हुआ पैसा अगर बनता है उनका तो लेके घर चले जाए। तो कंपनी सबसे पहले अपने सारे एसेट्स को रियलाइज करेगी, सारी लाइबिलिटीज को पे करेगी, और अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो पार्टनरों को दे दिया जाता है या उनसे ले लिया जाता है, और हमारा धंधा पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना बेटा कि रियलाइजेशन या फिर डिसोल्यूशन के अंदर हम बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे साथ बोलो,
बंद करने हैं। और बंद करने से मेरा मतलब है ऐसा कोई भी काम हमें नहीं करना है जिससे कल वापस किताब में कुछ देखने को मिले। मतलब मुझे अपनी किताब बंद करनी है, फुल स्टॉप, पेमेंट डन, खत्म। तो जितने भी अब हम कर रहे होंगे चैप्टर में, उन सब में हर चीज का एंड करेंगे। एसेट पड़ा है तो पेमेंट कर, खत्म कर। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, भाड़ में जाने दे। अनरिकॉर्डेड है तो कोई बात नहीं, पेमेंट हो रहा है, अच्छी बात है। तो यहां पर हमारा जो मेन मकसद होता है वो होता है खत्म करना। पेमेंट आ रहा है, जहां से आ रहा है आन दे। 10 की जगह 5 आ रहा है, आन दे। 4 आ रहा है, आन दे। प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं देखना हमें। हमें सिर्फ पेमेंट लेना है, पेमेंट देना है, बचा कुचा पार्टनरों को देके घर निकल देना है। अगर इस मेंटेलिटी से चलोगे तो रियलाइजेशन बहुत आसान लगेगा। अब हम बात करें कि डिसोल्यूशन कब होता है, तो डिसोल्यूशन तब हो सकता है जब पार्टनर ने पहले से एग्रीमेंट बना रखा हो कि भैया ठीक है चलो हम कर लेंगे, तो अपनी इच्छा से मिलके इन्होंने कर लिया। बाय नोटिस, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कुछ गलत काम कर रहे हो तो कोर्ट ने कर दिया, या फिर कुछ ऐसा काम हो गया जिस वजह से हम अब धंधे को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। समझ में आ गया? अब जब डिसोल्यूशन होता है तो 4 प्रकार की चीजें बनती है। एक एक करके चारों को समझेंगे। पहले समझो रियलाइजेशन अकाउंट। चारों के नाम सुन लो कौन कौन से हैं। पहला है रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। ये 4 खाते हमारे बनते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्या है? तो जैसा हमने शुरुआत में बताया था जनाब, ये है स्टोर रूम। ध्यान से समझना, पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद एंट्रीज की बात करें। तो वही कंपनी है जिसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं। फर्नीचर है, टेबल है, चेयर है, कोई पेन है, मान लो बोर्ड है, कोई कैमरा है, लाइटिंग्स वगैरह हैं, और भी बिल्डिंग है, कोई मोटरसाइकिल है, बहुत सारे एसेट है। अब सारे एसेट्स को कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? एक स्टोर रूम में भरेगी। क्या करेगी? एक बड़े से स्टोर रूम में सारे के सारे एसेट्स को इकट्ठा करेगी। जब सारे एसेट्स एक स्टोर रूम में इकट्ठे हो गए तो देखेगी कि भैया ठीक है ये तो हम बेच के पैसा ले सकते हैं, पर उन लोगों को भी बुला लो जिन्हें हमें पैसा देना है। यानी कंपनी सेकंड काम करेगी, इसके अंदर सारी लाइबिलिटीज भर दे। सुनना वापस से, क्या करा कंपनी ने? कंपनी सबसे पहले जितने भी उसके पास एसेट हैं जिनको बेच के पैसा बन सकता है, भाई जब धंधा बंद करने की बारी आती है तो हम पड़ी हुई कोने में पड़ी हुई पिन भी बेच के पैसा निकाल सकते हैं। धंधा बंद हो रहा है, सब कुछ बंद हो रहा है, जितने पैसे बनाओ ले लो आके, नहीं तो कहते हैं ना भागते को तिनके का सहारा या डूबते को तिनके का सहारा। उसी प्रकार से जब कंपनी बंद होगी, डिसोल्यूशन होगा, तो हमारे पास जितने भी एसेट हैं हम सबको उठा के पहले एक कमरे में ले आएंगे ताकि हम ये देख पाए कि हम इनसे कितना पैसा बना सकते हैं। पर हमें पैसा बनाए इससे पहले जिनको हमें पैसा देना है उनको पेमेंट करना जरूरी है। तो हमने उस कमरे में सारे एसेट्स इकट्ठे करे एक तरफ, उसके बाद सारी लाइबिलिटीज इकट्ठी करी। हाँ भाई, तुझे कितना पैसा लेना, आ जा। तुझे कितना लेना, तू भी आ जा। तुझे कितना लेना, तू भी, सबको बुला लिया। समझ गए? तो अब क्या है, स्टोर रूम में दो तरीके की पार्टीज हैं। एक वो जो पैसा लेना चाह रही है यानी कि हमारी लाइबिलिटीज, और एक वो जिसके थ्रू हम पैसा बनाएंगे यानी हमारे एसेट्स। अब तीसरा काम जो हम करते हैं उस स्टोर रूम में, ध्यान से सुनना, जब हमने स्टोर रूम में सब कुछ भर दिया तो ये क्या है? अब ये हमारे लिए एक कबाड़ है। क्या है? कबाड़ है। आपने कभी कबाड़ बेचा है? तो कबाड़ में जब तक सामान नहीं आता तब तक सामान होता है, मेरा पेन है, मेरी कॉपी है, मेरी किताब है। पर जब वो कबाड़ी के पास पहुंच जाता है वो उसके लिए सिर्फ कबाड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? कबाड़। उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये कभी टेबल थी, ये कभी चेयर थी, ये कभी पेन था, उसके लिए तो ये सब क्या है? कबाड़। उसी प्रकार से जैसे ही आपने स्टोर रूम में सारा सामान भर दिया, अब ये सामान आपके लिए क्या बन गया है? कबाड़। अब इस कबाड़ को आप क्या करोगे? बेचोगे। क्या करोगे? बेचोगे। तो भैया इसको सेल करना शुरू कर देंगे हम। देखो ऐसा भी हो सकता है कि कोई हमारा भाई राम है जो हमसे 1 लाख रुपए मांगता है। वो बोलेगा देखो यार पैसे तो तुम मुझे दे दोगे, पर है ना मेरी नजर बहुत समय से तुम्हारी उस गाड़ी पे थी यार, तो देखो अगर कुछ हो जाए तो तुम भी तो गाड़ी बेचोगे, तो एक काम करो मुझे पैसे मत दो, मुझे गाड़ी दे दो। पॉसिबल? तो ये भी पॉसिबल है कि कोई लाइबिलिटी किसी एसेट के थ्रू सेटल हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उस कबाड़ को बेचने की कोशिश करेंगे, सारे कबाड़ को बेचेंगे, सारी लाइबिलिटीज को बेचेंगे, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉफिट या लॉस निकलता है, इन केस कुछ निकलता है तो वो बेचारे पार्टनर्स को हम बांट दें। समझ में आ गया क्या है? तो ये पूरा जो स्टोर रूम है इसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम।
सारी इनकम को क्रेडिट करना है, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करना है। ये बनता है सिर्फ डिसोल्यूशन के समय पे, यानी कि इसके अलावा जिंदगी भर कभी भी कोई भी फर्म डिसोल्यूशन के अलावा नहीं बनाएगी रियलाइजेशन अकाउंट को। समझ में आ गया? अब एक चीज ध्यान रखना, क्यों बनाते हैं सर इसको बनाते सिर्फ एक वजह से है, ताकि एसेट्स और लायबिलिटी का सारा पेमेंट कर करा के अगर कोई प्रॉफिट और लॉस निकल रहा है वो कितना है ये पता कर ले। समझ में आ गया क्यों बनाते हैं? सिर्फ इस वजह से, ताकि एसेट्स और लायबिलिटी इन सबको बेचने के बाद जो पैसा बना है वो कितना है ये पता लगा सके, इसलिए हम ये अकाउंट बनाते हैं। और इसमें जो पैसा बनता है यानी जो पैसा बच जाता है वो पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। समझ में आ गया? तो चलो स्टोर रूम को समझते हैं। हमारे पास एक खाली स्टोर रूम है, कंपनी बंद होने वाली है, तो मैंने बोला भाई साहब जितने भी एसेट आपके पास पड़े सब कुछ इस कमरे में अभी इसी वक्त लेकर आओ, ताकि पता चले हमारे पास कितने पैसे के एसेट हैं। समझ गए? सबसे पहला काम क्या है? सारे एसेट्स को यहां लेकर आना। अब मेरी बात को समझना, हम प्रैक्टिकली एसेट्स को तो ला सकते हैं, पर जब फर्म अपनी किताबों में एसेट को लाती है तो वो क्या करेगी? उन एसेट्स को बंद करेगी। क्या करेगी? उन एसेट्स को बंद करेगी। बंद करने का मतलब है उन एसेट्स को ट्रांसफर कर देगी उस स्टोर रूम के खाते में कि भैया अब तो ये कबाड़ की तरह हमारे पास पड़ा हुआ है। तो यहां पर एंट्री क्या होगी वो ध्यान से समझना। एसेट, इनका बैलेंस क्या होता है बेटा? एसेट हैव डेबिट बैलेंस। तो जब भी किसी एसेट को बंद करना होता है, खत्म करना होता है, खत्म करने का मतलब है कि हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, अब उसको स्टोर रूम में फेंक रहे हैं। तो जब भी हम एसेट को बंद कर रहे हैं तो हमें उल्टी साइड लिखना होता है। उल्टी मतलब इनकी अनफेवरेबल साइड। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो जब भी हम एसेट को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में तो हम इसको भेजेंगे टू एसेट, यानी एसेट को कर दिया क्रेडिट और डेबिट कर देंगे हम किसको? रियलाइजेशन के अकाउंट को। यहाँ जो एसेट आपका हो, स्टॉक है तो स्टॉक, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, मशीनरी है तो मशीनरी, ये सब हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सामने यहाँ एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊं तो ये आपका एक रियलाइजेशन अकाउंट है, इसमें डेट नहीं आता क्योंकि आखिरी दिन कर रहे हैं भाई, सब कुछ बंद करने के लिए कर रहे हैं। अब डेट वेट बनाने के बारे में छोड़ो, तुम तो खत्म करो मामले को। तो इसकी एंट्री यहां होती है। फर्स्ट कीजिए, आपके पास दो तीन एसेट है, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग। मान लेते हैं हमारे पास ये तीन एसेट है, तो हम इन तीनों को क्या करेंगे? यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है? अब ध्यान से समझना, यहां पर ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि अब उन एसेट्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। जैसे ही हमने यहां पर ट्रांसफर किया, हमारे एसेट्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी समाप्त तो हो गई, यानी कि अब वो स्टॉक स्टॉक नहीं है, कबाड़ है। वो मशीनरी मशीनरी नहीं है, कबाड़ है। वो बिल्डिंग बिल्डिंग नहीं है, कबाड़ है। समझ में आ गया? यहां पर कौन से एसेट ट्रांसफर होते हैं बेटा? यहां पर सारे एसेट ट्रांसफर होंगे, बस कैश और बैंक नहीं होंगे। सर कैश और बैंक क्यों नहीं होंगे? अरे कैश में ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं, बैंक का बैलेंस ही तो बढ़ाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं, तो बैंक के बैलेंस को कबाड़ कैसे बोलोगे? पहले आप बैंक का बैलेंस जो है ना वो बनाओगे। भैया इसको बेच के जो पैसा आएगा वो बैंक में तो जाएगा, तो उस बैलेंस को यहाँ रख के क्या मतलब? वो तो वही का वही है। ठीक है? तो कैश और बैंक का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर नहीं होता है। इसके अलावा जो भी आपके एसेट्स हैं जो ट्रांसफर होने लायक है, मतलब P&L वगैरह है तो वो नहीं, बाकी सब कुछ आप यहाँ पर ट्रांसफर कर दो। ठीक है? इंक्लूडिंग गुडविल। जी हाँ, अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल भी मिलती है तो वो भी यहां पर ट्रांसफर होगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? नेक्स्ट, अब एसेट ट्रांसफर होने के बाद हम उनको बुलाएंगे जो पैसा हमसे लेना चाह रहे हैं, यानी कि सारी लाइबिलिटीज। नाउ लाइबिलिटीज का जो बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो जब उनको खत्म कर रहे होंगे तो हमें उनको अनफेवरेबल साइड लिखना पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटीज को करना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा किसको? रियलाइजेशन अकाउंट को। समझ में आ गया? अगर हम जनरल एंट्री के बाद अकाउंट पोस्टिंग बात करें तो यहां पर आ जाएगा। दो तीन लाइबिलिटीज के नाम में लिख देता हूं, क्रेडिटर्स ले लो, बिल्स पेबल ले लो, ठीक है, और कोई लोन वोन है तो वो सब आप यहां पर ले सकते हैं। यहां पर एक बात लिखिए बेटा, उसको ध्यान रखो, ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी से यहां हमारा मतलब है कि पार्टनर से रिलेटेड कोई चीज आप यहां ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि वो सबसे बाद में आता है। देखो भाई साहब, जब कंपनी बंद होती है तो पहले सबका उधार चुकाया जाता है,
आखिरी में पैसा जो होता है वो पार्टनरों के या ओनर के या इन्वेस्टर्स की जेब में जाता है, अगर बचता है तो। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले पेमेंट वेमेंट सब किसकी कर रहे हैं, सारी थर्ड पार्टी, मतलब पार्टनर से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आएगी, जैसे पार्टनर का बैंक बैलेंस या पार्टनर का पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस, वो रियलाइजेशन में नहीं आएगा। पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है पार्टनर ने, तो वो यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, पार्टनर की घरवाली ने, पड़ोसी ने अगर कोई लोन दिया तो वो बात अलग है, पर पार्टनर इंडिविजुअल का लोन जो है वो यहां पर नहीं आ रहा होगा। समझ में आ गया? एसेट ट्रांसफर हो गए, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई, मतलब सारे के सारे सामान आ गया है और उन सामान को लेने वाले व्यक्ति आ गए। तो अब अगला काम होगा, हम पेमेंट करना शुरू करें। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए हम रियलाइजेशन करते हैं एसेट का, मतलब एसेट निकालते हैं। मैंने एक बात बोली थी कि जैसे ही आपने रियलाइजेशन के खाते में डाल दिया, अब वो एसेट एसेट नहीं है, अब वो एसेट कबाड़ है। अब वो एसेट एसेट नहीं है, अब वो एसेट कबाड़ है। और कबाड़ को बेचते समय देखते नहीं है कि वो कौन सा है, इकट्ठा बेच डालते हैं। उसी प्रकार से जब आप एसेट की पेमेंट कर रहे होंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक गया है, मशीन गई है, बिल्डिंग गई है, कुछ और गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस इतना पता है कि ये स्टोर रूम है, इसमें से कोई सामान बिका है। तो जब हम एसेट का रियलाइजेशन करते हैं, एक बात को ध्यान रखना, एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड। जैसे क्वेश्चन में आ गया भाई, एक अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर पड़ा है, उसकी पेमेंट हुई, कोई बात नहीं। हमारा यहां बेसिक मकसद है बेच के निकलो। तो कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट कुछ भी आ जाए, मैं तो कोई इधर कचरा पड़ा है, थोड़ा सा 2-3 किले पड़ी है, 5 रुपए में निकल गई, तो भी निकाल दो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे खातों में था नहीं था, क्योंकि कंपनी तो बंद हो रही है। तो उसी प्रकार से एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, हमें बस उसकी पेमेंट करनी। अब पेमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। पेमेंट होगी तो भाई रोकड़ा आएगा हमारे पास। तो जब रोकड़ा आता है तो हम बैंक को या कैश को आप डेबिट करेंगे। टू, उस एसेट का नाम नहीं आएगा क्योंकि वो तो अब कबाड़ बन गया, हमने कहां से बेचा है, स्टोर रूम में से बेचा है, तो वो स्टोर रूम यानी रियलाइजेशन अकाउंट का नाम आएगा। समझने के लिए हम यहां नरेशन में लिख सकते हैं, बी स्टॉक बिल्डिंग या मशीनरी जो भी है वो रियलाइज हुई है एट अ पर्टिकुलर अमाउंट। एक बात हमेशा याद रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, आप यहां पर उस चीज का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपने नाम लिखने का मतलब है कि भैया आपने वापस से उनको कबाड़ की जगह स्टॉक बना दिया। अब कंपनी बंद हो रही है, बेच के निकलोगे या वापस से एक नया खाता खोलोगे। समझ में आ गया? क्लियर है? हमें यहां ये नहीं लिखना है कितने का डिस्काउंट मिला, कितने का लॉस हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। बेचो, जितना रोकड़ा मिला उतना अपना, बाकी सब पर आएगा। ठीक है जी। तो यहां पर अगर मैं पोस्टिंग करूं तो एसेट यहां ट्रांसफर हुए, पोस्ट पेमेंट यहां होगी बाय बैंक। ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख दो, स्टॉक है, मशीनरी है, जो भी है उसका आप यहां पर लिख के काम कर सकते हो। ठीक है, ये आपने पेमेंट कर दी, आपको पैसा मिल गया है। एक चीज याद रखना, कभी कभी क्या होता है कि कोई लाइबिलिटी एसेट ले जाती, यानी कि क्रेडिटर बोला यार तेरा ये गाड़ी मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे को दे दे। तो अगर कोई लाइबिलिटी एसेट से सेटल होती है, इफ अ लाइबिलिटी इज सेटल्ड थ्रू एसेट, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अब एंट्री क्यों नहीं होगी, बड़ा सिंपल है, देखो समझना। लाइबिलिटी यहां है, पेमेंट उसकी यहां होगी, एसेट यहां है, पेमेंट यहां होगी। तो यहां पर भी लिखूं, यहां पर भी लिखूं, दुगनी मेहनत मैं क्यों ही करूं। तो अगर कोई लाइबिलिटी एसेट से सेटल हुई है तो उसकी पेमेंट उस समय आपको नहीं करनी है। हाँ, अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेता है वो, तो उसकी पेमेंट कर देना, पर जितना फिट्टूस होके मामला निबट जाए उसकी कोई भी एंट्री यहां पर नहीं होती। अब कभी कभी हमारा पार्टनर जाग जाता है, मेरे को भी चाहिए, क्या, मेरे को भी चाहिए, तुम बेचो मत, मेरे को दे दो ना यार, ऐसा क्या है, मेरे को दे दो ना यार। ठीक है, मान लो कोई मशीन है जो वो लेना चाहता है, तो इफ, अरे क्या हो गया भाई, हाँ, इफ अ पार्टनर टेक्स एन एसेट, अगर एक पार्टनर कोई एसेट ले जाता है तो बस हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो बैंक की जगह हम उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए है तो बी है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। ठीक है, बस हमें बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है, हम पार्टनर से हिसाब बाद में समझ लेंगे। तो बैंक टू रियलाइजेशन की जगह पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। मान लेते व्यक्ति का नाम है ए, तो यहां लिखेंगे बाय एस कैपिटल अकाउंट, या उस एसेट का नाम लिख देंगे, मान लो मशीनरी गई। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो एसेट था वो पार्टनर ले गया।
तो जब पार्टनर को पेमेंट करेंगे तब हम देख लेंगे भाई तेरे को जितना पेमेंट करना है एसेट की वैल्यू तो माइनस कर ले। ध्यान रखना यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी वो सारी वो आएंगी जितने में सामान बिका है, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी जितना डिस्काउंट मिला है, जितना कम हुआ है, जितना ज्यादा नहीं, जितनी फाइनल पेमेंट हुई है आप सिर्फ वो लिखो, आगे पीछे सब कुछ भूल जाओ। समझ गए? तो पेमेंट हो गया। अब अगला काम आता है आपका लाइबिलिटीज का सेटलमेंट। ठीक है, जितनी लाइबिलिटी एसेट से सेटल हो गई उसको तो भूल जाओ। मान लेते हैं हमने लाइबिलिटी की पेमेंट करी, ठीक है, क्रेडिटर था उसको पेमेंट कर दी 10,000, 15,000, 20,000, कम पेमेंट करी कोई बात नहीं, ये ज्यादा करी कोई बात नहीं, फाइनल पेमेंट जितनी हुई है आप उतनी करेंगे। देखो, तो अगर मान लो बैंक या कैश से पेमेंट हुई है तो पैसा गया, तो टू बैंक, और डेबिट में क्या आएगा, रियलाइजेशन। ज्यादातर बैंक ही लिखा जाता है क्योंकि कंपनी है तो सब कुछ लीगल करेगी, और लीगल करेगी तो बैंक से ही कर। कैश आजकल इतना नहीं चलता, बाकी आपको क्वेश्चन में जो गिवन हो वो आप लिख देंगे। यहां लिख देते हैं हम, मान लो बाय बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स पेबल क्यों लिखेंगे भाई, है मैं खुद ही गलती कर रहा हूं। यहां लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि भैया वो तो कबाड़ है, और कबाड़ कितने में भी जाए, कितना भी गया कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम नहीं आएगा उनका। ठीक है, इसके बाद अगर कोई पार्टनर टेक्स ऑन लाइबिलिटी, मतलब कोई पार्टनर है जो बोलता है कि यार मैं संभाल लूंगा लाइबिलिटी को, तुम टेंशन मत लो। ऐसा कब बोलता है, उसकी घरवाली का लोन है, उसकी पड़ोसी का लोन है, उसके भाई का लोन है, तो बोलता है यार मैं संभाल लूंगा। तो अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेता है तो बस हमें कैश की जगह क्या करना है, पार्टनर का नाम लिख देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां पर जैसे मान लेते हैं यहां इक्वल लाइबिलिटी जोड़ लेते हैं, बीज वाइफ लोन, बी की वाइफ का लोन है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा बाय, क्या करें, बीज कैपिटल। बी बोला मैं अपनी घरवाली का लोन संभाल लूंगा, लोन। ठीक है, बी ने अपनी घरवाली का लोन सेटल किया, याद रखना इसकी घरवाली का लोन है, इसका खुद का लोन नहीं है, घरवाली का लोन है, इसलिए यहां पर आ गया है। ठीक है, समझ गए? एक और चीज समझो, अब क्या होता है, कभी 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 क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जिनकी रियलाइज्ड वैल्यू पता नहीं चलती। जैसे इस क्वेश्चन में अगर अपन ने जो भी करा, कहां गया ये रहा, इसमें तीन लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर, बिल्स पेबल और वाइफ लोन। इनमें से दो की पेमेंट तो यहां हो रखी है, पर तीसरा एक है जिसकी पेमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। सो इफ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नॉट गिवन, अगर किसी एसेट की रियलाइज वैल्यू नहीं गिवन है तो हम वापस क्वेश्चन को चेक करेंगे, इसमें ये है, और इसको रियलाइज करेंगे बैंक से एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पे ये लिखा हुआ है उसी वैल्यू को हम यहां लिख के बोलेंगे कि हम मानते हैं कि हमारे क्रेडिटर पूरी पेमेंट ले गए होंगे। हमेशा याद रखना, अगर किसी लाइबिलिटी की रियलाइज वैल्यू नहीं गिवन है तो आप एक बार चेक करो और उसका पेमेंट करो। हाँ, ये ध्यान रखना कि वो लाइबिलिटी पेमेंट के लायक होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास है, मैं यहां कहीं लिखता हूं अलग से, मान लेते हैं हमारे पास है डेटर 10,000 के, इसमें पीबीडी था 2,000, और इन टोटल 8,000 रुपये आपका टोटल आया। जब इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे ना, तो डेटर तो एसेट की तरह ट्रांसफर हो जाएंगे टू साइड, और पीबीडी जो है वो लाइबिलिटी की तरह रियलाइजेशन में बाय पीबीडी आ जाएगा 2,000। ये एक रिजर्व है, रिजर्व की पेमेंट होना जरूरी नहीं है, तो इसकी पेमेंट हम नहीं देखेंगे। इसके अलावा जो जो बेसिक लाइबिलिटीज है जिनकी पेमेंट होनी चाहिए उनकी पेमेंट होगी। ठीक है, तो इफ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ अ लाइबिलिटी इज नॉट गिवन, इट वुड बी ट्रीटेड एज सेम एज ऑफ बुक वैल्यू। सिमिलरली एसेट्स का भी यही होता है। इस क्वेश्चन में हमें स्टॉक, मशीनरी, इनकी तो पेमेंट के बारे में बताया हुआ है, पर बिल्डिंग के बारे में नहीं बताया। आज से पहले मतलब 1 साल पहले ऐसा था कि अगर बिल्डिंग की पेमेंट के बारे में नहीं बताया हुआ तो उसको जीरो मान लो, पर अभी रिसेंटली ये चेंज हो गया है, और नया जो ट्रीटमेंट आया है उसके हिसाब से अगर किसी टेंजिबल एसेट, टेंजिबल मतलब जिसको हम देख छू सकते हैं, उसकी रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन, यानी आपको नहीं बता रखा ये बिल्डिंग कितने में बिकी है, तो भी आप इसको बेचोगे कितने में, उसकी
बुक वैल्यू पे, बुक वैल्यू मतलब जितने में आपने यहां पर डाला था आप मानेंगे कि उतनी ही पेमेंट में ये सामान गया है। हाँ, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है यानी कि मान लो गुडविल है और गुडविल की पेमेंट नहीं करी तो हम मान लेंगे कि चलो गुडविल की वैल्यू जीरो हो गई। तो इंटेंजिबल अगर कोई एसेट है उसकी रियलाइज वैल्यू नहीं गिवन तो उसको आप जीरो मानेंगे, पर अगर कोई टेंजिबल एसेट है तो उसकी पेमेंट करना जरूरी है। ठीक है भाई, तो पेमेंट सब हो गई, सारी पेमेंट अपन ने कर दी, एसेट की हो गई, लायबिलिटी हो गई, देख भी लिया कुछ अंधा पंडा कुछ पड़ा हुआ है तो उसकी पेमेंट निपटा दी। अब आखिरी काम आता है, कभी कभी इस पूरे प्रोसेस में छोटा मोटा खर्चा हो जाता है, कभी कभी इस पूरे प्रोसेस में छोटा मोटा खर्चा हो जाता है, तो उस खर्चे को हम कैसे दिखाते हैं, टू बैंक कर देंगे और यहां लिख देंगे रियलाइजेशन। हमें कोई फर्क नहीं है वो खर्चा किस चीज का है क्यों है, हमें बस एक साथ से मतलब है कि इस खर्चे से हमारा पैसा गया, कंपनी बंद हो रही है, पैसा जा रहा है, पैसा भेजो, तो टू बैंक कर दिया। खर्चा कहाँ आया, रियलाइजेशन में, तो ऊपर रियलाइजेशन लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं है रियलाइजेशन का खर्चा है किस चीज का खर्चा है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में बात करें तो यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, कहां पर, इधर, अरे दोनों साइड वाई लिख दिया मैंने, ये टू आएगा बेटा, दोनों साइड वाई क्यों लिख दिया, ये टू है ना। हाँ, जो लोग वीडियो के अंत में बोल रहे हैं कि सर हम कह रहे थे पहले, है ना, इधर देख लो। ठीक है, तो यहाँ टू है, तो इस तरफ आपका टू बैंक करके हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। अगर कोई पार्टनर एक्सपेंस देने को राजी हो गया, पार्टनर बोला मैं देख लूंगा तुम बाद में देखना, तो कुछ नहीं है, हमारा पैसा अभी के लिए बच गया, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल हम लोग कर देंगे। समझ गए, क्लियर हो गया, आसान है, इजी है, सिंपल है। ठीक है, अब इसका जब बैलेंस निकलेगा तो इसके बैलेंस को हम पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे, टोटल करेंगे, जिस तरफ बैलेंस आ रहा है उस तरफ हम कम करके लिख देंगे, जैसे हम नॉर्मली बैलेंस निकालते हैं। तो मान लेते हैं यहां आ रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल ए बी जितने भी पार्टनर है हमारे उनका निकाला और रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो न्यू व्यू का तो कोई मतलब नहीं है, इसको आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर दोगे, इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ, इस तरफ आ रहा है तो इस तरफ। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये पूरी की पूरी जनरल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट अपन ने यहां पर समझ लिया है। कल हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, पर क्वेश्चन से पहले एक एंट्री और समझ लो, वो रह गई है वरना वो रह ही जाएगी हमारी। ठीक है, ये रियलाइजेशन तो हो गया। यहाँ पर अगर कोई पार्टनर का लोन है तो उसका क्या करते हैं, हमने ये तो बता दिया कि सारी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में डाल देते हैं, पर अगर कोई पार्टनर का लोन है तो क्या करेंगे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे चुपचाप। क्या करेंगे, रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे, चुपचाप पेमेंट करेंगे। पार्टनर लोन एक तरीके से लाइबिलिटी फॉर फर्म है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जब उसको पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टनर मान लो कि उसका बी का लोन है, तो बी इज लोन टू बैंक करके आप पेमेंट कर देंगे। अगर ये कोई डिस्काउंट दे देता है तो अच्छी बात है, इसको रियलाइजेशन में डाल देना डिस्काउंट को, बाकी तो ये पेमेंट हो जाएगी और इसकी डायरेक्ट एंट्री अपन अलग से करेंगे, रियलाइजेशन में इसको नहीं डालेंगे। ठीक है जी, तो आई होप सो मैंने जो सारी चीजें समझाई है वो आपके समझ में आ गई होंगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कंप्लीट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके अंदर कौन सी चीजों में ज्यादा समय लगाना है, कौन सी चीजों में समय बचाना है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं और किस तरीके से अपने क्वेश्चन में कोई भी गलती ना हो इसका ध्यान रख सकते हैं, आज इन सभी बातों के ऊपर वार्तालाप कर रहे होंगे। मेरे पीछे एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको तीन चार चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसको कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट करें, दूसरा कैसे ये ध्यान रखें कि कोई भी चीज छूटी नहीं है, तीसरा कैलकुलेशन किस तरीके से बेहतर होगी, और चौथा फाइनल आंसर कैसे चेक करते हैं। तो अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले, मतलब देखने से भी पहले, एक बात को ध्यान रखो, हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं यानी कि कंपनी बंद हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ भी बचाना नहीं है, किसी का भी प्रॉफिट घर नहीं ले जाना है, किसी के भी लॉस को देख के गम नहीं मनाना। जब हम रियलाइजेशन बना रहे हैं यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो तीन चार प्रकार के खाते आपको बनाने पड़ते हैं। पहला है, मैं यहां लिख देता हूं एक एक के नाम, रियलाइजेशन अकाउंट जो एक तरीके से स्टोर रूम की तरह काम करता है। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो और पार्टनर्स के फाइनल बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है। पार्टनर का लोन अकाउंट अगर कोई है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। एंड फाइनली बैलेंस शीट नहीं बनती है, कैश और बैंक अकाउंट बनता है। कैश का बनेगा या बैंक का बनेगा डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब एक बहुत जरूरी बात,
ध्यान से इसको कान लगा के सुन लेना। ज्यादातर बच्चे डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व तो कर लेते हैं, पर 2-3 छोटी-छोटी टेक्निकलिटी में मात खा जाते हैं। सबसे पहली टेक्निकलिटी, कैश या बैंक। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कैश दे रखा है, बैंक कहीं नहीं दे रखा, तो इसका तात्पर्य यह है कि जब भी एसेट को रियलाइज करेंगे यानी उनकी पेमेंट करेंगे, तो हम टू बैंक बाय बैंक नहीं करेंगे, टू कैश और बाय कैश करेंगे। क्योंकि यहां पर बैंक का खाता ही नहीं है, आप बैंक का खाता बना ही नहीं रहे हो। तो जब बैंक का खाता बना ही नहीं रहे हो, तो फिर किस तरीके से उनकी पेमेंट बैंक से करोगे? जब आप फाइनल अकाउंट ही कैश का बनाओगे, तो पेमेंट कैश से ही करना, बैंक से मत कर देना, वरना गलत हो जाएगा। एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं काटेगा, पर अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर तो गया। ठीक है, चलो। तो भाई साहब, ये हमारे सामने एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। हम पढ़ने से पहले, मतलब क्वेश्चन को करने से पहले एक बार थॉरोली इसको रीड करते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमें पहले से डरा रही है। ठीक है, तो देखो भाई, मैं सब कुछ रख के एक बार थॉरोली बस रीड कर रहा हूं। एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1:1। बैलेंस शीट खत्म हो गई। ठीक है, क्रेडिटर कैपिटल गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कार डेटर और कैश। यहां से मुझे दो चीज समझ में आई। पहला, कैश का खाता बनाना है। दूसरा, गुडविल। तो भाई लोगों, ये बुक की गुडविल है। अगर डिसोल्यूशन के अलावा कोई और चैप्टर होता तो बुक की गुडविल ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पर डिसोल्यूशन है तो ये बाकी एसेट्स की तरह ही रियलाइजेशन में जाएगी। इसके बाद है फॉर्म डिसॉल्व हो गई है, गुडविल रियलाइज हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कार डेटर 50% बुक वैल्यू, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। देखो वापस से यहां पर मेंशन है कैश, तो हर जगह टू कैश बाय कैश ही चलेगा। तो भैया कैसे करते क्वेश्चन? तो मैंने यहां पर एक रियलाइजेशन अकाउंट का डेमो बना रखा है। ज्यादातर लोग रियलाइजेशन अकाउंट ही बनाते हैं पहले, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल और उसके बाद कैश और बैंक। जो करने में उन्हें 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। रियलाइजेशन आपका समय बचाने के लिए है, तो इसलिए उसको इस तरीके से बनाओ कि पूरा क्वेश्चन जल्दी खत्म हो। और ये करने के लिए हम रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक, इन तीनों, बैंक या कैश, इन तीनों का एक साथ ही अकाउंट बनाएंगे। तो पीछे रियलाइजेशन है, मैं यहां पर बना देता हूं आपके लिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जब भी अकाउंट बनाओ तो एक चीज को बहुत क्लोजली ध्यान रखना। मैं इसको मिटा देता हूं, ढंग से बनाते हैं, पूरे पे बना देते चलो, है ना, अच्छा सा लगेगा। एक चीज को बहुत क्लोजली ध्यान रखना, आप कुछ करो ना करो, जो अमाउंट के कॉलम होते हैं ना, दे शुड बी बिग एज पॉसिबल। क्योंकि ज्यादातर गलती किसमें होती है? कैलकुलेशन में। हम कैलकुलेशन के कॉलम को इतना सा छोड़ते हैं, फिर ऐसे चिटर मिटर सा करते रहते हैं उनके अंदर। तो इससे क्या होगा? इससे नंबर कटेंगे। इन एट द एंड क्वेश्चन करने का, बोर्ड में बैठने का, स्कूल जाने का, इन सब का मकसद क्या है? अच्छे मार्क्स आना। तो वही अगर सेक्रीफाइस हो रहा है तो फिर क्या ही मतलब है? इसलिए मैंने सेपरेटली बड़ा बड़ा बनाया। ठीक है, वैसे अपन छोटे में भी कर सकते थे, पर अब बन गया है तो दुगनी मेहनत कौन करेगा? ठीक है, तो मैं यहां पर नाम डाल देता हूं पर्टिकुलर। बंदों के नाम क्या है? एक्स वाई जेड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, सीधा हमने एक रियलाइजेशन बनाया, उसके बाद बना दिया पार्टनर्स कैपिटल, और तीसरा हम यहां बना रहे हैं बैंक। हम आलसी हैं इसलिए बैंक का बस इस तरीके से बना रहे हैं। ध्यान रखना, कैश अकाउंट बनेगा क्योंकि कैश है। क्वेश्चन में बैंक होगा तो बैंक बनेगा। क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों होगा तो दोनों के बैलेंस को जोड़ के एक खाता बना दो। वो तुम्हारी इच्छा है, कैश या बैंक। ज्यादातर केसेस में बैंक ही बनाना। ठीक है ना? चलो, तो भाई एक और सवाल में अपन यहां पर दे देते हैं, ताकि आप लोग शुरू करने से पहले और क्लियर हो जाओ। जब भी हम बोर्ड एग्जाम में चीजों को लिखते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, अकाउंट का लंबाई कितना बड़ा बनाना है। जैसे रियलाइजेशन है, कभी कभी ऐसा बन जाता है कि भाई 4 लाइनों में खत्म हो गया, नीचे पूरा पेज खाली रह गया। कभी कभी ऐसा बनता है कि पूरा जितना हमने बनाया वो पूरा भर गया, उसके बाद हम ऐसा छोटा 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 करके लिख रहे हैं। तो दोनों केसेस अच्छे नहीं लगते, तो हमें थोड़ा बेहतर लगाना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू रिप्रेजेंट, हाउ यू एक्सप्रेस। तो यहां पर रियलाइजेशन कितना बनेगा उसको देखने के लिए इसको समझो। 1 2 3 4 5 रियलाइजेशन बना दो 12 लाइन का। कितना? 12 लाइन का। सर कैसे लगा? देखो बहुत सिंपल है, ये 5 है तो मैक्सिमम 5 की पेमेंट होगी, तो 5 और 5 10, और 1-2 लाइन अपन ऊपर नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा ही दिक्कत है, तुम्हें और डर लग रहा है, 13 का बना लो, 14 का बना लो। इससे छोटा तो नहीं बनेगा, और 13-14 से ज्यादा बड़ा का बनाना भी मत। ठीक है, कैसे पता करते हैं? दोनों साइड देखो, जिस तरफ ज्यादा एंट्रीज हो उस साइड का डबल+2 या डबल+3 कर दो, उतनी लाइनों का तुम्हारा रिलेशन बनेगा, कभी भी गलती नहीं होगी। जब मैं लाइंस की बात कर रहा हूं तो उन लाइंस में हम यहां पर इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को कंसिडर नहीं कर रहे। ये जो बीच का है ये आपका डबल+2 या डबल+3 बनेगा।
इससे ज्यादा का नहीं बनाना है, फोकट में गलतियां हो जाएंगी और फ्री फंड में तुम्हारे टाइम भी खराब होगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो इसके अंदर कितना 5, 2 10 और 2 12 या 13 का बनाना है। जब हम एंट्री कर लेंगे ना, उसके बाद चेक भी करेंगे कि यार 12 13 के अंदर हो जाएगा काम या फिर गलत बता दिया सर आपने। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है कि रियलाइजेशन में सारे एसेट्स और सारी आउटसाइड लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं। जो जो जहां जहां आना है उसको पहले वहां भेज देते हैं। शुरुआत यहां से करें। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है जिसको खत्म करने के लिए हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री लिखा दो एक रफ में, यहां पर यहाँ एंट्री बता देता हूँ। कहां बताऊं, देखिए यहाँ बता देते, चलो इधर बताते हैं ना, यहाँ पे जगह ना। तो क्रेडिटर जो है वो एक लाइबिलिटी है जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको खत्म करने के लिए हमें क्रेडिटर को डेबिट करना पड़ेगा। तो कर देंगे रियलाइजेशन को। मैंने एक एंट्री सिखाई है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सिर्फ जनरल एंट्री ही सीखी है, तो उस वीडियो को ऊपर आई बटन में जाके देख लेना। ठीक है ना? इसमें भी जनरल एंट्री सिखाएंगे तो क्या रह जाएगा फिर। तो रियलाइजेशन की एंट्री में यहां पर हम ट्रांसफर करते हैं बाय क्रेडिटर। ठीक है, मैं भी वही लॉजिकली लिखेंगे। कितना है, 50,000 है ना शायद। ठीक है, अब यहां पर एक और कला जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप तैयारी कर रहे हो या जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी। क्या अभी मैं बताऊंगा, करते करते बताएंगे ना, ऐसे क्या है पहले से बता दूं, अच्छा नहीं लगेगा। देखो, ठीक है, उसके बाद है कैपिटल अकाउंट। लोग बेसिकली कैपिटल अकाउंट को छोड़ देते हैं, बोले चलो बाद में करेंगे। अपन नहीं छोड़ेंगे, खत्म करते हैं। बैलेंस शीट एंड होते होते बैलेंस शीट वापस नहीं देखनी है। कैपिटल अकाउंट है 80 80 60, तो कैपिटल का बैलेंस किधर है, इधर। बाय बैलेंस बीडी, सीडी नहीं रहे, बीडी। 80 80 60। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं लगातार अभी कर रहा हूं, पर अभी समझाऊंगा नहीं। जब अपन एंड में आएंगे ना तब समझाऊंगा कि देखो इससे ये फर्क पड़ा। ठीक है, ये साइड खत्म, इधर आ जाओ। गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, कार है, डेटर है। ठीक है, अब इसको लिखने के दो तरीके आप हो सकते हैं। या तो आप करो यहां टू एसेट्स, ठीक है, और उसके बाद जो है आप इन सबके नाम लिख दो। ठीक है, चाहो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर। इधर क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है कि आप टू गुडविल, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट, टू मशीनरी, टू डेटर, इस तरीके से आप कर लो। तो दोनों में से कौन सा तरीका आपको यूज करना है वो आपके ऊपर है। मेरा पर्सनल जो यहां पर मानना है वो ये है कि अगर आप कैलकुलेशन से डरते हो, मतलब आपको लगता है कि यार बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मुझसे नहीं होगी, तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर लो। क्योंकि एट द एंड जो फाइनल अमाउंट का कॉलम होगा ना, फिर उसमें 3 4 कॉलम ही बनेंगे। ठीक है, बट अगर आप कैलकुलेशन से ओके हो कि नहीं यार अभी करनी है बाद में करनी है, बात तो एक ही है, तो फिर अपन उसको बाहर साइड रखते हैं। इससे एक फायदा और होता है, जब अपन इन टोटल बाहर रखते हैं ना, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो बाहर के अलावा कहीं और आएगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, जब रियलाइज करते हैं तो फिर भी हमें डायरेक्टली एक एक एंट्री को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उस समय आप आधी इधर लिखो आधी इधर लिखो, फिर कैलकुलेशन करने में डबल टाइम लगे। तो मैं पर्सनली तो ये बिलीव करता हूं कि आप बाहर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो नाम देख लेते हैं अपन इसका, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर। ठीक है, पूरा पूरा लिखना बेटा, छोटा मत लिखना। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, टू कार, टू डेटर। ठीक है ना, अकाउंट अकाउंट डाल देना सब में, मैं तो आलसी आदमी हूं थोड़ा, है ना? तुमको नहीं, आलस करना 12वीं के बाद, अभी मत करो। अमाउंट देख लेते, 270, ये तो टोटल आ गया गलती से, हाँ ये टोटल आ गया गलती से, ये इसका है। ठीक है, तो 30 80 56 54 48, 30 80 56 54 48, 54 एंड 48, 54 एंड 48। ठीक है, ये 270 इसका टोटल है, तो ये यहाँ की जगह यहाँ उठ के आ गया, पता नहीं कैसे। ठीक है, लास्ट है कैश। तो कैश का हमने अकाउंट बना रखा है, तो कैश के अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। सवाल आता है कैश के अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर होगा, तो कैश एक एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट साइड में आता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अमाउंट का कॉलम बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, अमाउंट का कॉलम अच्छा खासा बड़ा बनाओ, बेहतर रहेगा। कितना है कैश, तो कम है इसके पास, 2000 ही है ना, 2000 है। गरीब आदमी बेचारा।
ठीक है, ऐसे लिखेगा, नंबर कटेगा, देखो भाई। ठीक है, तो हमने पूरी बैलेंस शीट यहाँ पर उतार ली है। आई होप आपको अभी तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब अपन पेमेंट करना शुरू करते हैं। पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर कलर बदल देता हूँ, ताकि डिफरेंशिएशन पता लग जाए कि हाँ यार, यहाँ हमने एंट्री करी थी, यहाँ हमने पेमेंट करा था। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने इन सबको इकट्ठा क्यों करा, कैश कैपिटल को बाद में क्यों नहीं लिखा? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अब मैं बैलेंस शीट देखूंगा नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं बैलेंस शीट से, अनटिल एंड अनलेस कोई अमाउंट बैलेंस शीट से लिंक ना करे, बाकी मैं डायरेक्ट पेमेंट करूंगा। चलिए, द फर्म डिसॉल्व हुई, एसेट्स का रियलाइजेशन शुरू हो गया है। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटर, ये सब कुछ रियलाइज हो गया है। अब ध्यान रखो, रियलाइजेशन करते समय आपको दो चीजों का बहुत खास ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, ऐसा कोई भी एसेट ना हो जिसका रियलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर कोई एसेट जिसका रियलाइजेशन नहीं हुआ है, अगर वो टेंजिबल है, मतलब उसको देख सकते हैं, जैसे मान लो कार है, उसको हम देख सकते हैं, उसका रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो बुक वैल्यू पे ही हम उसका रियलाइजेशन करते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको क्वेश्चन में ये सब चीजें इकट्ठी मिल जाएं, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहां पर सब कुछ मिल गया, तो फिर आप सबको इकट्ठा करो और टोटल बैंक में लिख दो। समझ रहे हो? यानी कि हमको इकट्ठा यहां पर गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, सबका एडजस्टमेंट एक ही जगह मिल गया। तो कैसा लगेगा कि मैं यहां पर 5 बारी बैंक लिखूंगा, बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक, ऐसे 5 बार लिखूंगा, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो क्योंकि हमें सब चीजें एक साथ मिल गई हैं और हमें बार बार एंट्री नहीं करनी पड़ रही है, तो हम इकट्ठा बाय कैश लिख देंगे, बैंक नहीं लिखेंगे, बाय कैश लिख देंगे और यहां पर इन पांचों के नाम लिख देंगे। इससे फायदा यह होगा कि अब हमें एसेट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ लाइन में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कार, डेटा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अमाउंट देख लेते हैं। 20,000, 1,00,000, 50,000, 28,000। 20,000, 1,00,000, 50,000, 28,000। ठीक है, और डेटर का परसेंटेज में है तो देखते हैं क्या है। डेटर 50% ऑफ बुक वैल्यू, जितनी बुक वैल्यू है उसके 50% पे रियलाइज हुए। कितना था? 48,000, तो 50% यानी कि 24,000 में हमारे डेटर रियलाइज हुए। समझ गए? ये क्यों किया हमने? क्योंकि सब चीजें एक जगह मिल गई। अगर एक जगह नहीं मिलती, मान लो गुडविल का एडजस्टमेंट पहले में मिल गया, फिर लाइबिलिटी वगैरह चल रहा है, कुछ और चल रहा है, फिर नीचे कोई और चीज मिली, तो अगर ऐसे टुकड़ों में होगा ना, कोई पार्टनर ले गया, तो फिर इन सबको ऐसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फॉर इजी हमने एक जगह मिल गया था तो इकट्ठा कर लिया। अब इनकी करते हैं टोटल। तो अब यहां पर मेरा दूसरा ब्रह्मास्त्र आपके सामने रखते हैं। ब्रह्मास्त्र ये है कि जब भी आप इसको लिखो, ऐसे लिखो चाहे अकाउंट में लिखो, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक छोटी सी टेक्निकलिटी यूज करी है। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000 और लाख के नीचे लाख। इस तरीके से जैसे अपन बचपन में नंबर सिस्टम के थ्रू यूज करके लिखते थे, उसी प्रकार से आपको लिखना है। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। कब पता लगेगा? जब क्वेश्चन के अंदर लिखोगे। अब जैसे ये, अगर मैं आपको इसको ऐड करने के लिए दे दूं, तो ये तो क्योंकि अपन ने ऐसे लिखा हुआ है तो अपन इजीली ऐड करते हैं। पर सोचो अगर ये ऐसे लिखा होता 20,000, 1,00,000, तो कहीं ना कहीं गलती होती कि नहीं होती? समय भी ज्यादा लगता है और गलती होने के चांसेस भी होते हैं। अब यहां पर गलती होने के चांसेस है ही नहीं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, डायरेक्टली कर लूं मैं। 1,50,000 और ये हो गया 2 10 और 12, 2,22,000। ठीक है, अपन एक बार और कर लेते हैं, ज्यादा टशन टशन में क्या पता गलती हो ले, है ना? तो 3 जीरो पीछे के, ठीक है। 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, ये 1 आ गया। 5 6 7 8 9 10 11 12 का 2 हासिल का 1, 2,22,000 बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखना, इसकी पोस्टिंग मैं यही एज इट इज इसी समय के ऊपर कर दूंगा कैश में, टू रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से गया है, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड। अब यहां पर आपको सबके नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन ने वहां पर लिख दिए हैं। कंपनी बंद हो रही है, ज्यादा अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो वॉलो मत करो, बैलेंस निकालो, काम खत्म करो। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्योंकि सब चीजें एक जगह थी और सब चीजें कैश बैक में जा रही थी, तो हमने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंस, हो गए 2,000 रुपए के। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस एक खर्चा है तो इस तरफ आएगा, हम यहां लिखेंगे टू कैश। मैं खुद बैंक बैंक लिखना कोशिश कर रहा हूं बार बार, देख रहे हो? 2,000, वही वाले तरीका अपन इस्तेमाल करते हैं।
ये 2000 और कैश में लिख देंगे इधर बाय रियलाइजेशन एंड ब्रैकेट में यूल बी राइट एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे हम? ए भाई प्रश्न नहीं 2000। ठीक है ए भाया, ठीक है। चलो खत्म करें, क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, आओ इधर। तो यहाँ पे अपना काम खत्म हो गया, कोई एंट्री नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये ढूंढना है कि कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसी लाइबिलिटी तो नहीं बच गई है जिसकी पेमेंट होनी चाहिए थी, जैसे क्रेडिटर, बिल पेबल या मशीनरी, डेटर वगैरह, जिनकी पेमेंट होनी चाहिए थी और वो नहीं हुई है। तो पहले शुरू करते हैं एसेट से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेमेंट। इधर क्रेडिटर था, इधर तो था ही नहीं, कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नहीं है क्रेडिटर हमारा भाई है, मान गया है, एसेट ले गया, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो हम क्रेडिटर की पूरी पेमेंट करेंगे। यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड ब्रैकेट में आप डाल देंगे क्रेडिटर। ठीक है, कितना है? 50,000। ठीक है, एंड हियर वी गो, इधर इंस्टेंटली सेम टाइम पे टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखते हैं क्रेडिटर एंड हियर वी पोस्टिंग द अमाउंट 50,000 रुपीज। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो, दो चीजें आपको यहां पर समझने की हैं। पहली चीज ये कि हमने ये चेक कर लिया। दूसरी चीज सबसे जरूरी, आप देखो यहां पर भी तो अपन ने 2 बार कैश लिखा है। सर यहां पर भी तो आप इकट्ठा करके लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, पर पॉइंट यही है कि यहां रियलाइजेशन एक्सपेंस जो थे वो पहले आ गए, क्रेडिटर हमने 2 मिनट बाद देखे। तो भाई 2 मिनट तक अगर इसको आधा बंगा ही छोड़ देते, अपन यहीं पे लिख के यहां ना लिख के छोड़ देते, तो हो सकता है देयर कुड बी अ चांस, 1% चांस कि हम अंदर वाली चीज को बाहर लिखना भूल जाए, या फिर क्रेडिटर की पेमेंट हुई ना हो, जीरो हो गए हो तो हम छोड़ दें, ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो इसलिए हमने दोनों को अलग अलग लिख दिया, चाहो इकट्ठा करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ वी गेट ऑन टू द टोटलिंग पार्ट। टोटलिंग पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, टोटल करते हैं। अब क्योंकि हमने पहले से जुगाड़ लगा रखा है तो टोटलिंग हमारे लिए काफी ज्यादा आसान है। वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। मैं एक बार रैंडमली चेक ऑन कर लेता हूं, तो मेरे हिसाब से लॉस की तरफ जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखो ये 54 की जगह 28 है, 48 की जगह 24 है, 30 की जगह 20 है, तो कहीं ना कहीं ये लॉस आने के चांसेस ज्यादा हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं, टोटल करते हैं। चलो ओके, तो मैं वैसे कर लूं या तुम बोलो तो अपन बड़ा आराम से करते हैं। ठीक है, मैं टोटल कर लेता हूं डायरेक्टली। ठीक है, देखो इधर ये हो गया 50, 1 लाख, 2,10,000, 2,90,000 और 3,10,000, 3,20,000, 3,20,000। ठीक है, ये मेरी कैलकुलेशन टेक्निक प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। एक बार वापस देख लेते हैं। 48 और 2 हो गए 50, तो मैंने दोनों पे टिक लगा लिया। ठीक है, वापस बताता हूँ कैसे कैलकुलेट किया मैंने इतना आसानी से। ठीक है, एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, टू बी वेरी क्लियर, बल्कि ये जो क्वेश्चन आपको भी को मैं भी करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, मुझे पता है कितना टोटल आने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, हमने बस क्वेश्चन देखा, हमें लगा कि इससे सब कुछ समझाने लायक बन सकता है और इसको हम समझा बेहतर पाएंगे, क्योंकि इसमें करने से ज्यादा समझने की बात है, छोटी छोटी टेक्निकलिटी पे हम बात कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पिक किया है। देखो, तो मैंने कैसे किया, देखो 48 और 2 ये हो गया 50,000, टिक कर लिया मैंने, 50 पूरा हो गया। 50,000 और 50,000 1 लाख, 50 50 2 लाख और 6 और 4 10, तो 2,10,000 और 80 2,90,000। ठीक है, 2,90 और 30 3,20,000। ठीक है, इधर आ जाते हैं वापस, 3,20,000 एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, टू बी मोर क्लियर, यहां पर तो अपने को दिख ही रहा है, तो ये आ रहा है 272। एक चीज याद रखें, ज्यादातर लोग यहां पर गलती करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है बेटा। देखो एडिशन करते टाइम आप रैंडमली कर लो, चल जाएगा, सब्ट्रैक्शन करते टाइम रैंडमली मत करो, अनटिल अनलेस आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं यहां पर आपको करके बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है सब्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा गलती होती है, एडिशन में नहीं होती। ठीक है, ये 2,72 हो गया, अब 3,20, कोई दिक्कत नहीं, हम सर टाइम लगाएंगे, कोई बात नहीं। 8 11 4 1, एक कहां से आया, कुछ नहीं आया। 48,000 आपका आ रहा है यहां पर, तो मैंने यहां लिखा 48,000। ठीक है, अब ये कहां भेजेंगे, ये भेजेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों को भेज देते हैं, तो 2:2:1:1, तो 4 बारी। ठीक है, तो मैं 4 से इसको डिवाइड कर लेता हूं, 12, तो ये हो गया 12 12 और 24। ठीक है, ये आपका टोटल हो गया। एंड टू बी मोर क्लियर, लेट्स, अभी क्यों करें, बाद में करेंगे, पहले लाइनें गिन के बताएंगे अभी अपन, देखो। ठीक है, और यहां पर हम लिख देते हैं टू रियलाइजेशन। ठीक है, 12 12 और
24। ये मत कहना सर ये अकाउंट तो आपने बहुत बड़ा बना दिया, अरे ये तो ऐसे ही बना दिया यार, ठीक है ना। ये हमेशा 4 लाइन का ही बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मैक्स टू मैक्स 4 लाइन 5 लाइन से ऊपर का ये नहीं बनाना है आपको, ये तो हमने ऐसे ही टशन टशन में बना दिया जो इसमें, ठीक है ना। आ गए थे तो अपन बना ही दिया, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं 80 80 60, ठीक है। इधर भी लिख देते हैं 80 80 60 और यहां करते हैं टू कैश और इधर डालते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। तो अब वापस माइनस करने की बारी है, पर थोड़ा इजी है तो मैं डायरेक्टली इसको कर लेता हूं, आप चाहो तो माइनस कर लेना। 68 68 36, ठीक है। डायरेक्टली हो रहा था इसलिए मैंने कर लिया, वरना आप चाहो तो वैसे भी कर लेना, यहाँ कैश अकाउंट लिख देना, ठीक है। अब देखो ये आया कैश का बैलेंस, जो इसका बैलेंस आएगा, क्योंकि हम कंपनी आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं तो इसको रखने की कोई मतलब नहीं है, तो हमने टू कैश करा, यानी इसकी पेमेंट करके इसको घर भेज दो। इसको उठाएंगे, ये इस तरफ है तो इधर आ जाएगा आपके क्रेडिट साइड, बाय पार्टनर्स कैपिटल एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। कितना है 68 68 एंड 36, ठीक है। इसको अपन ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 8 और 8 16 और 6 22 का 2 हासिल का 1 12 हासिल का 2 12 13 14 15 16 17 1,72,000, ठीक है। अब आपका आंसर सही है या गलत ये आप अभी पता लगा सकते हैं, क्योंकि कैश का जो टोटल आता है वो हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो यहां पर ऐड कर लेते हैं, देखो 172 ये और ये 2 हो गया 174 और ये हो गया 50, ये 7 ऊपर 12 का 2 हासिल का 2 4,02,24,000, ठीक है। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक हमारा यहां पर दिख ही रहा है हमें कि 2,24,000 आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया, आपको पूरे नंबर मिल गए। अब अपन ने जो स्टार्टिंग में बात की थी उसके बारे में चेक कर लेते हैं कि सर आपने कहा था कि रियलाइजेशन 12 या 13 लाइन के आसपास का बनेगा, तो चेक करते हैं कि भैया 12-13 लाइन के आसपास का बना है या फिर ज्यादा बन गया है, ठीक है। पहली बात एक चीज मैं पहले ही बता दूं भैया, मैंने ये करने की नहीं सोची थी पर मैं कर रहा हूं, फिर भी चेक कर लेते हैं। देखो तो ये तो छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 5 2 7 8 9 10 11, हाय हाय बिल्कुल 12 बोला, तो ये 12-13 लाइन के आसपास का ही बना है, ये 11 एंट्री है, यहाँ पे तो अपोजिट साइड हो गई। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप रिलेशन अकाउंट बनाओ तो जितना मैक्सिमम एंट्री एसेट या लायबिलिटी साइड है जो रिलेशन में ट्रांसफर हो रही है उनका डबल प्लस 2 3 कर दो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है जी। तो आई होप सुवाल को आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया होगा और ये एंटीवायरस भी कह रहा है कि हम जा रहे हैं। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं, चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन कीप ऑन वाचिंग।